हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ध्रुविका क्लासेस। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर रहे हैं कि जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाए। आज पार्ट 10 है, चैप्टर नंबर 1 का, हिस्ट्री का। तो आज हम देखेंगे कि इतिहासकार द्वारा उत्पादन केंद्रों की पहचान, मतलब जहाँ पर शिल्पकला होती थी या कोई चीज़ बनाई जाती थी, उत्पादन केंद्र जो होते थे। इतिहासकार जो होते हैं उसको कैसे जानते हैं, पहचानते हैं, ठीक है, ये आपको देखना है। जिस स्थान पर शिल्प कार्य होता था वहाँ कच्चा माल तथा त्यागी वस्तुएं का कूड़ा करकट मिला है। मतलब जहाँ पर भी कोई चीज़ बनाई जाती है वहाँ कच्चा माल लाया जाता होगा। मतलब जहाँ पर भी शिल्प कार्य हो रहा है वहाँ से कच्चा माल मिल जाएगा। मान लो कोई वस्तु बना रहे हो, कोई वस्तु त्याग दिया होगा, कूड़ा करकट मिला होगा, उससे पता लगा लिया, इतिहासकारों ने अनुमान लगा लिया, मतलब अंदाज़ा लगा लिया इन स्थानों पर शिल्पकार उत्पादन कार्य होता था। अब मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। आपने कल की वीडियो में देखा होगा, चंद्रगो नामक, जो कि पाकिस्तान में है, शिल्प निर्माण होता था। चाहे कोई मन के बनाना चाहे या कुछ भी बनाना चाहे, मतलब मन के ही मान लो या मन के बनाए जाते थे, वो भी पत्थर से बनेंगे। तो इनके लिए पत्थर, कच्चा माल हो गया, पत्थर लाते होंगे और वो बड़े पत्थर होंगे, तोड़ा भी जाता होगा पत्थरों को, और फिर वो छोटे हो जाते होंगे पत्थर। उन्होंने रख लिए जो पत्थर बेकार, मतलब रॉ मटेरियल, मतलब जो उनका काम का नहीं होगा, छोटे पत्थर होगा, वो कहाँ फेंकेंगे? चौंजड़ों में तो फेंकेंगे। ये तो है नहीं कि आलमगीर में जाकर फेंक रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं है, तो वो आसपास में ही फेंकते थे। जो कूड़ा करकट जो है वो कच्चा माल होगा, मन के बनाने का, या मन के मिल गए, या मन के बनाने के औजार मिल गए, या वो स्थल मिल गया, या वो कच्चे माल के स्रोत मिल गए। जो भी उन्हें मिलता है उससे अंदाज़ा वो लगा लेते हैं वहाँ पर क्या होता था, शिल्प कार्य होता था। अब पुरातत्व सामान्य, मतलब पत्थर के टुकड़े, शंख, तांबा, अस्त्र जैसे कच्चे माल। अब जब उन्हें चीज़ें मिलती थी तो वो अंदाज़ा लगाते थे, इससे निर्माण कार्य होता था। जब वो उस जगह से जाकर कहीं और मिलता था तो ये पता लग जाता था कि यहाँ से चीज़ बनती थी, उन चीज़ों का व्यापार होता था। ठीक है। अब क्या कहते हैं, शिल्पकार के औजार आपने देख लिया, त्याग दिया जाता था माल, कूड़ा करकट का मैंने आपको बताया। यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख तथा पत्थर को काटा जाता था तो इनके टुकड़ों कूड़े के रूप में उत्पादन स्थल पर फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बेकार टुकड़ों के छोटे आकार वस्तुएं बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। अब बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक है, इसमें से इनके मन के बनाने, छोटे छोटे शेप में चाहिए इनका, तो वो उस पत्थर को और तोड़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा, कोई टुकड़ा उनका लगेगा कि बेकार हो रहा है, हमारे यूज़ में नहीं आ रहा, तो वो उस किसी और काम में ले सकते हैं, या छोटे मन के बनाने हैं तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे देखिए, लेकिन जो अतिशय पत्थर के टुकड़े होते हैं उनका उपयोग नहीं हो पाता था। अब अतिशय पत्थर मतलब होता है पत्थर के छोटे टुकड़े, उनका उपयोग नहीं हो पाता था, जो बहुत ही छोटे, और उनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जिस कारण उसे कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। जहाँ वो लोग बनाते थे तो जो चीज़ इनके इस्तेमाल के नहीं थे वो वहीं छोड़ देते थे। यहाँ टुकड़े पुरातत्ववादियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते थे। शिल्प उत्पादन में कच्चे माल की प्राप्ति, चाहे कोई भी चीज़ बना रहे हो, मन के बना रहे हो, मान लीजिए घड़े बना रहे हैं, मान लीजिए कोई भी चीज़ बना रहे हैं, एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें बना रहे हैं, कुछ ना कुछ वस्तु, रॉ मटेरियल वगैरह, या मान लो कच्चा माल वगैरह, जो भी होगा उसकी ज़रूरत उसको पड़ती होगी किसी ना किसी चीज़ की। जो वो कच्चा माल होता है या उनके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं से तो लाते ही होंगे। तो देखिए, इसे भी पता लगता है कि भाई किस प्रकार से सामान आता था। तो देखिए, कच्चा माल जो होता है किस तरीके से उपलब्ध होता है। पहला तो है, इसमें आप देख लीजिए, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध, मतलब जो आसानी से उपलब्ध हो जाए आसपास से, या तो वो कहीं दूर से लाई जाने वाली चीज़ें, दूर से लाई जाने वाली वस्तु। दूर का मतलब क्या होगा, क्या हो सकता है, 50 किलोमीटर भी हो सकता है, 100 किलोमीटर भी हो सकता है, 200 किलोमीटर भी हो सकता है, 1000 किलोमीटर भी हो सकता है। दूर तो हम कहीं पे भी जा सकते हैं। अब है, शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का इस्तेमाल होता था।
है ना। कुछ पदार्थ स्थानीय स्तर पर मिलते थे, मतलब वो आसपास मिल जाते थे। और जैसे कि आपने मिट्टी है, अब आपने पहले वीडियो में पढ़ी थी हमने पक्की मिट्टी। अगर हमारे पास मिट्टी है, कच्ची मिट्टी है, हम उसको दे के कुछ करेंगे तभी तो हम पक्की मिट्टी बना पाएंगे। कच्चे माल का इस्तेमाल करेंगे जब तो पक्की मिलेगी। और कुछ बाहर से मंगाए जाते थे, जैसे पत्थर, लकड़ी, धातु। अब ये तो हमें बाहर से मंगवाएंगे तो हमारे पास मिलेंगे नहीं, मिट्टी तो हमें कहीं भी मिल जाती है। जोलन मैदान से बाहर से मंगाए जाते थे। अब है उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। अब स्थानीय स्थान से आने वाला माल, सभ्यता स्थान से आने वाला माल, ठीक है। हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के कई तरीके अपनाते थे, जैसे कि नागेश्वर, बालकोट से शंख मिल जाते थे। अब देखिए यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन रहा है, 1 मार्क्स क्वेश्चन बन रहे हैं कि शंख कहाँ से मिल जाते थे, नागेश्वर और बालकोट से। आप बता सकते हैं। अफगानिस्तान में शोतुगई के नीले रंग का जालवट मणि मिलता था। अब आपको इसमें याद रखना है शोतुगई। अब क्या मिलता था, शंख मिलता था, ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपसे पूछ भी सकते हैं। अब अफगानिस्तान का देखो, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख प्रमाण मिली हैं वो 3 देश से मिली है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, ठीक है। अफगानिस्तान में एक स्थान है जिसका नाम है शोतुगई। ये नाम आपको आप रट लो, शोतुगई। अब ये आपसे मैप में पूछ सकते हैं। पर यहाँ पर आपने देखा है, यहाँ लिखा है नीले रंग का लाजवर्ड मिलता था। मतलब ये क्या है, नीले रंग का मिलता था। ये वाला मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी पढ़ाया, पत्थर वाला, कॉर्नियल वाला। अब इसमें देखिए लोथल से, मतलब गुजरात से पत्थर मिलता था। सेल खड़ी हम देखें तो सेल खड़ी दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात से मिलता था। सेल खड़ी हम देखें तो वो राजस्थान में उत्तरी गुजरात से मिलता था। खेती जो है तांबा, खेतरी मतलब जो तांबा, वो स्थित है साउथ वगैरह में स्थित है। सोने के लिए वे सोने वगैरह मिल जाते थे। जो भी आपको बता रही हूँ आप एनसीईआरटी में देखें ज़रूर। मेरी वीडियो के बाद आपको ज़रूर एनसीईआरटी में यही चीज़ें मिलेंगी और आपको जैसे ही मिलते जाए ना आप अंडरलाइन करते जाओ। मतलब अब देखिए ये चित्र देख रहे हैं आप, ये है वो दूर के क्षेत्र से संबंध। हमने देखा था और पढ़ा भी था, हड़प्पा सभ्यता जो थी व्यापार में भी थी, इसका व्यापार भी था। व्यापार में क्या पढ़ा था, इसका व्यापार जो था विदेशी में भी था और बाहर के इसका व्यापार होता था, और वो पढ़ेंगे आगे। पहले इसका कुछ क्षेत्र लेते हैं। आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, ये देख रहे हैं आप। अब ये है ओमान से मिला हुआ एक हड़प्पाई मर्तबान। मर्तबान मतलब बर्तन। हाल के कुछ वर्षों में कुछ पुरातात्विक खोज से ऐसा ज्ञात हुआ है कि तांबा ओमान से भी लिया जाता था। अब खेती से नहीं, ओमान से लाया गया था। आज के हिसाब से देखें तो अरब कंट्री या खाड़ी देश में शामिल किया जाता है। ओमान से क्या आता था, तांबा आता था, आपको ये याद रखना है। ओमान के तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तु दोनों में निकले थे अंश मिले थे। निकल क्या होता है, एक तरह से केमिकल टाइप का होता है। हड़प्पाई पुरावस्तु में भी निकल मिला है और ओमान जो है उसमें भी निकल मिला है। इन्होंने जब इतिहासकारों ने अध्ययन किया तो बहुत गहराई से तब इनको पता लगा, ऐसा होता था, अंदाज़ा लगाया जाता था कि भारत में हड़प्पा सभ्यता जो है, बाकी स्थान में जो हड़प्पा सभ्यता है और ये जो सभ्यता रही है, कहीं ना कहीं व्यापार होता था। ओमान में ऐसा अंदाज़ा लगाया गया, ठीक है। एक हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ी हुई है, उसे ओमान प्राप्त हुई है। ये आपके सामने पिक्चर्स देख रखी है। तो मेरी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे पार्ट इसके देखें और उसके बाद एनसीईआरटी बुक में देखें, तो आपको वही चीज़ें मिलेंगी और आपको इतनी इजी लगेगा ना चैप्टर। ये तो हमने इस वीडियो में पढ़ा था, हाँ यही है। तो इसलिए वीडियो के बाद ज़रूर एनसीईआरटी पढ़ें और जो जो आपको चीज़ें मिलती जा रही हैं वो आप अंडरलाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये चीज़ याद रखे कि आपने पढ़ी थी। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें एंड चैप्टर को बहुत अच्छे से समझें, बहुत इजी चैप्टर है।
थैंक यू।